हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 13 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो बिफोर वी स्टार्ट, हाँ, आप लोगों को 10 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक का एनालिसिस नहीं मिला होगा। उसका रीजन ये है कि आई एम बिजी विथ माई एग्जामिनेशन, सो दैट्स वाई आई हैव नॉट डन दी एनालिसिस फ्रॉम 10 अक्टूबर टू 12 अक्टूबर। सो अब से अपन कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और आपको एमआईए भी सेंड हो जाएंगे। हाँ, आपको एमआईए जरूर सेंड हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जरूर सेंड हो जाएंगे 10th से लेकर 12 तक के, और आज के भी 13th के भी। आज के ही आज एट द एंड ऑफ द डे आपको ये सब सारा सेंड हो जाएगा। चलो, सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज, कोवैक्सीन। तो हम कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन दैट द फर्स्ट इंडिजीनियस बिल्ड वैक्सीन टू टू टैकल कोविड 19 कोविड वायरस, उसको एक्सपर्ट पैनल ने क्लियर कर दिया है कि भैया कोवैक्सीन जो है ना वो 2 से 18 साल के बच्चों को भी दी जा सकती है, ठीक है। उनको भी ना उनको भी जैब्स लग सकते हैं, 2 से 18 साल के बच्चों को भी। और हम बात करें तो अच्छा, एक्सपर्ट का पैनल बनाई किसने थी? एक्सपर्ट पैनल वही बनाता है जिसने वैक्सीन बनाई थी। तो वैक्सीन किसने बनाई थी? भारत बायोटेक ने। तो भारत बायोटेक ने जो अपनी रिकमेंडेशन है वो डीजीसीआई को भेजी है, डायरेक्टरेट कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अगर रिकमेंडेशन मान लेता है भारत बायोटेक की, मतलब एक्सपर्ट पैनल की बात मान लेता है कि कोवैक्सीन 2 से 18 साल के बच्चों को दे देनी चाहिए, तो फिर कोवैक्सीन दो से 18 साल के बच्चों को देना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल, मतलब डीजीसीआई का अप्रूवल होना जरूरी है। अभी तो एक्सपर्ट पैनल ने बोला है, एक्सपर्ट पैनल तो गलत भी बोल सकता है भाई, रिकमेंडेशन कुछ भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। सो दैट्स वाई। अच्छा, लेकिन अगर डीजीसीआई ने अप्रूवल दे दी कोवैक्सीन को, सो तो ये पूरे वर्ल्ड में पहली वैक्सीन बनेगी जो 2 साल के यंग बच्चों को भी दिया सकती है। अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है 2 साल के बच्चों को दी जा रही हो। सो अगर डीजीसीआई ने इस रिकमेंडेशन को अप्रूवल दे दिया तो कोवैक्सीन जो है वो फर्स्ट वैक्सीन बन जाएगी, फर्स्ट वैक्सीन ग्लोबली टू गेट व्हाट, टू गेट टू गेट परमिशन टू वैक्सीनेट एज यंग एज 2 years। ओके, 2 साल के अभी तो ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है 2 साल के बच्चों को दी जाती हो। ओके, चलो, सो ये कोवैक्सीन से रिलेटेड न्यूज है। सेकेंड न्यूज, इट्स अबाउट द इन्फ्लेशन। देखो, इन्फ्लेशन की हम बात करें तो इन्फ्लेशन भी ना, मैं इन्फ्लेशन का मतलब होता है पहली बात तो महंगाई। अब इन्फ्लेशन भी बहुत तरीकों से बढ़ सकती है, डिमांड एंड सप्लाई से बढ़ सकती है। अब डिमांड एंड सप्लाई का मतलब, जैसे डिमांड एंड सप्लाई का मतलब होता है कि जैसे डिमांड बढ़ गई, अब डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतनी ही है, तो ऑब्वियसली बात इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है ना। तो तो इन्फ्लेशन अफेक्ट होता है डिमांड एंड सप्लाई से। फिर इन्फ्लेशन अफेक्ट होता है आपके तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से, कि उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है। जैसे कि मान के चलो, अब पहले जो था, पहले अगर सोप आता था, साबुन आता था, तो वो 10 रुपए आता था, 10 रुपए का आता था। तो मतलब 10 रुपए का आता था मार्केट में, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अराउंड 6 रुपीज होगी, है ना। 4 रुपए वो टैक्स ऑफ फलाना ठिकाना, प्रॉफिट भी निकालेंगे, 10 रुपए कंपनी बेचती थी। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अब सोप बनाने की 10 रुपीज है, तो अब कितने ही बेचेगा सोप कंपनी? 14 रुपीज में। तो ये बढ़ा, सोप के प्राइस बढ़े, तो ये से होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाए, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाए। ओके, सो वैसे ही इन्फ्लेशन अफेक्ट होती रहती है आपकी दो तीन चीजों से। एक तो हो गया डिमांड एंड सप्लाई, एक हो गया आपका प्रोडक्शन कॉस्ट। तो वही बताया गया। और इन्फ्लेशन भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है होलसेल इन्फ्लेशन एंड द सेकंड वन इज रिटेल इन्फ्लेशन। अब होलसेल इन्फ्लेशन का मतलब क्या? होलसेल इन्फ्लेशन का मतलब होता है उसमें, जैसे कि हम मान के चलें, एक दुकान की शॉप है, प्रोविजन स्टोर है। तो प्रोविजन स्टोर जो प्रोडक्ट खरीदता है, तो वो किससे खरीदता है? होलसेल मार्केटर से, है ना। जैसे कि आई हैव अ शॉप ऑफ पतंजलि, तो पतंजलि के मैं सीधे डीलरशिप से सामान खरीदूंगा। लेकिन एक कंज्यूमर डायरेक्टली पतंजलि के डीलरशिप से सामान नहीं खरीद सकता। वो तो छोटा प्रोडक्ट खरीदना है, शैम्पू खरीदना है, साबुन खरीदना है, या कोई मेडिसिन खरीदनी है, तो वो शॉप में जाके खरीदेगा, रिटेल शॉप में जाके खरीदेगा। तो भैया जो कंज्यूमर्स को जो अफेक्ट डालती है वो होती है रिटेल इन्फ्लेशन, और जो दुकानदारों को अफेक्ट डालती है वो होती है होलसेल, या फिर बड़ी बड़ी एंटिटीज को जो अफेक्ट करती है, बिजनेस को अफेक्ट करती है, वो होती है होलसेल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो होलसेल इन्फ्लेशन दुकानदारों के लिए महंगाई बढ़ना, और रिटेल इन्फ्लेशन कंज्यूमर्स के लिए। तो वही चीज बताई गई कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो
4.5 4.35% से इंक्रीज हुई। ओके, लेकिन एक चीज और बताई गई, जब 4.3% इंक्रीज हुआ है, बट अगर देखा जाए तो ये लास्ट के 5 मंथ के लोएस्ट पर है। तो कंपैरेटिवली रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो गिरी है एज कंपैरिजन टू दी लास्ट 5 मंथ्स उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो सितंबर में श्रैंक हुआ है रिटेल इन्फ्लेशन, ये बताने की कोशिश की गई। हाँ, अब इसमें कुछ परसेंटेज भी हैं, परसेंटेज बताई जाएंगे, ये परसेंटेज तो वो पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस इतना समझना था कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कैसे अफेक्ट होता है, इन्फ्लेशन कितने तरीके के होते हैं, एंड अभी जो इन्फ्लेशन गिरा वो 4.35%, वो इंक्रीज हुआ 4.35% से, सॉरी गिरा, फॉल टू 4.35% से। क्यों? हाँ, इसका रीजन ये है क्योंकि फूड के प्राइसेस जो है वो डिक्रीज हो गए, फूड प्रोडक्ट के प्राइसेस जो है वो डिक्रीज हो गए, दैट्स व्हाई। ओके, मूविंग फर्दर, so on the next news, so what happened, प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेस कर रहे थे फाउंडेशन डे को, 20th फाउंडेशन डे को। किसका फाउंडेशन डे? एनएचआरसी का। तो एनएचआरसी मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जब वो एड्रेस कर रहे थे तो उनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अभी उन्होंने बेसिकली उनका ये टारगेट, उनका उन्होंने स्पीच में उनका कहना ये था, क्रक्स ये था उनकी स्पीच का, कि भैया आज के समय में लोग ह्यूमन राइट्स को अपहेल्ड करते हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, सेल्फिशनेस के लिए, कि भैया हम, कोई ह्यूमन राइट्स को बेसिकली मान के चले, अगर ह्यूमन राइट्स को बोलता है, प्रमोट करता है, तो प्रमोट कर रहा है तो उसका कुछ सेल्फिशनेस होगा। तो वो चीज बेसिकली मोदी जी ने बोली कि ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। ह्यूमन राइट्स विदाउट अ सेल्फिशनेस, विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट, हमें ह्यूमन राइट्स को ऊपर रखना पड़ेगा, सुप्रीम रखना पड़ेगा। अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तब भी हमें ह्यूमन राइट्स को सुप्रीम रखना है, उनका ये कहना है। ओके, कल फिर मोदी जी बेसिकली, कल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग थी G20 लीडर्स की, है ना। अब G20 में तो बेसिकली इंडिया भी है, तो G20 लीडर्स की जो मीटिंग थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग थी, उसमें मोदी जी ने बोला है कि अफगानिस्तान में आपको अनहिंड्रेड, मतलब बिना किसी रुकावट के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प देने की जरूरत है, और एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्मेशन की जरूरत है इन दी स्टेट, इन दी कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। तब जाके अफगानिस्तान में पीस सेटलमेंट हो पाएगा, वरना नहीं हो सकता। मूविंग फर्दर, सो अगेन ऑन द नेक्स्ट पेज व्हाट हैपन। सो हम बात करें तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ था कोविड-19 के समय, पैंडेमिक के समय, और ट्रांसपोर्टेशन को बंद भी कर दिया गया था कि ट्रैवलिंग बंद कर देनी चाहिए, हमें अपने घर में ही रहना चाहिए। अब वही चीज बताई गई इसमें कि भैया अब देखो, अब कोविड-19 में देखा जाए तो हम लोग उस सिचुएशन से धीरे धीरे उभर रहे हैं, हम लोग बाहर आ रहे हैं, वैक्सीनेशन हम लोगों को लग रही है, हम लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, दोनों डोजेस हम लोग, बहुत मेजोरिटी ऑफ दी पॉपुलेशन को सिंगल डोज तो लगी चुकी है, मेजोरिटी से बल्कि ज्यादा, और हम लोग 50% या उससे थोड़ा कम हम लोग करीब पहुंच चुके हैं, जिसमें दो लोगों को डोज लग चुके, सॉरी, दोनों डोज लग चुके हैं लोगों को। तो वही चीज बताई गई कि प्लेन्स की डिमांड जो है, फ्लाइट की डिमांड जो है वो बढ़ने लगी, क्योंकि जितनी फ्लाइट चल रही है वो फ्लाइट फॉलो होती जा रही है। तो वही बात है, और जब फ्लाइट, अब तो फ्लाइट के जो प्राइसेस होते हैं वो डायनेमिक होते हैं, मतलब जितनी ज्यादा फ्लाइट की डिमांड होगी उतना ज्यादा प्राइसेस बढ़ेंगे। तो भैया जब स्पेस भर रही है, फ्लाइट्स भर रही हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो फ्लाइट्स क्या, एक तो लोग ट्रेवल नहीं कर पा रहे, मेन रीजन ये है क्योंकि फ्लाइट्स फुल अप हो रही है, दूसरा मेन रीजन ये है कि फ्लाइट के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक पे जा रहे हैं। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि हम लोगों ने जो कैप लगा रखा था नंबर ऑफ फ्लाइट्स पे, वो कैप हम लोग अब रिमूव कर देंगे, क्योंकि प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मूविंग फर्दर, सो हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, विल स्किप दी सिटी न्यूज, सो वी डायरेक्टली मूव टू दी स्टेट पेज। तो अगर हम स्टेट पेज की बात करें तो एक ही न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी राजस्थान से। तो राजस्थान में एक न्यूज पड़ी थी जिसमें अभी एक बिल आया था, राजस्थान असेंबली ने पास किया था बिल, और उस बिल में बोला था कि मैरिज रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी हो जाएगा इन ऑल ओवर दी राजस्थान। ठीक है, ये बिल था जो कि मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में आया था। ओके, ये अमेंडमेंट जो बिल आया था, ये मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में आया था। अब सब बिल में बात क्या थी वो मैं समझा देता हूं पहले, वैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा हुआ है। तो एक्ट बोलता था कि भैया जितने लोगों की शादी हो रखी है ना, उन सबको मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, दोज हु आर अबव 18। ये पहले एक्ट बोलता था कि जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं
वो दोनों लोग मैरिज रजिस्ट्रेशन कराएंगे राजस्थान में मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में आकर। ये कंपलसरी है शादी के बाद, है ना। अब बिल जो आया, बिल बोलता है कि भैया अगर किसी की चाइल्ड मैरिज, मतलब चाइल्ड मैरिज भी, कैसी भी मैरिज हो, चाइल्ड मैरिज हो, कैसी भी मैरिज हो, सारी की सारी मैरिज रजिस्टर्ड होना जरूरी है, कंपलसरी है। पहले कौन सी मैरिज थी? पहले 18 साल के ऊपर वाली मैरिज, अगर दोनों पार्टी 18 के ऊपर है तब जाके मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है ना। लेकिन हम, जो हम चाइल्ड मैरिज में, गवर्नमेंट की गलती नहीं है इसमें, बेसिकली गलती किसकी है? इसमें गलती सेंट्रल गवर्नमेंट की है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना के नहीं रखा, कोई पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना के नहीं रखा जो चाइल्ड मैरिज को वॉइड बोलता हो, ठीक है। और ये हर चीज स्टेट के एम्बिट में हो तो सकती है, बट वही बात है कि अगर राजस्थान में आया तो फिर यूपी में नहीं है, फिर और भी स्टेट्स में नहीं है। तो इसी के चलते अगर हम यूनिफॉर्मली एक लॉ लाना पड़ेगा जो कि पार्लियामेंट ही ला सकता है, जो कि चाइल्ड मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करे, क्योंकि चाइल्ड मैरिज नॉट अ वॉइड, ठीक है, इट्स नॉट वॉइड। चाइल्ड मैरिज अ वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब कि एक पार्टी के पर्सपेक्टिव से ये वॉइड हो सकता है ना। ये है कॉन्सेप्ट। क्योंकि देखो, मान के चलो अगर कोई दो पार्टीज हैं जिनकी एज 14 ईयर्स है, 16 ईयर्स है, तो 14 ईयर्स इज फॉर गर्ल, 16 ईयर्स फॉर बॉय, तो दोनों की शादी हुई, तो उन दोनों की शादी क्या है? वॉइडेबल है, वॉइड नहीं है, ठीक है। अब वॉइड होगी कैसे? देखो, मान के चलो मेन की एज जो है वो 80, वो बेसिकली 21 का हो जाए, और 21 से उसका 2 महीने का टाइम उसको और मिलेगा, 2 साल का टाइम और मिलेगा, और विद इन 2 ईयर्स उसको बोलना पड़ेगा कि नहीं, मैं इस शादी से खुश नहीं हूं, और जब मेरी शादी हुई थी तब मैं मेजर नहीं था, इस मेरी कंसेंट भी नहीं मानी जाती, तब जाके उसकी शादी जो है वॉइड डिक्लेयर होगी, ठीक है। लेकिन अगर दोनों पार्टीज मेजर हो गए, 2 साल भी गुजर गए उन दोनों के, मतलब दोनों अब 20 ईयर्स के हो गए, तब जाके उनकी मैरिज जो है वो वॉइड नहीं हो सकती। ओके, तो वही चीज राजस्थान ने बोला कि ठीक है, अपोजिशन पार्टी बहुत अपोज कर रही है, वो ऐसा बोल रही है कि गवर्नमेंट जो है वो चाइल्ड मैरिज को वैलिड बता रही है इस बिल के थ्रू। तो इसी के चलते हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस बिल को रिव्यू करेंगे, फिर से हम लोग रिव्यू करेंगे। मूविंग फर्दर, सो वी मूव टू द एडिटोरियल पेज। सो हमारे लिए आज 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज टेकिंग द लिड ऑफ इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज। इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, मजा आएगा। द सेकंड वन, इट्स अबाउट डू नॉट ब्रीथ इजी ऑन दिस लॉसेस प्रिवेंशन पॉलिसी। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होंगे वो डिस्कस करने वाले हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट्स अबाउट द इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें काटसा भी आएगा, काटसा से रिलेटेड ही है। चलो, द फर्स्ट विल डिस्कस दी टेकिंग द लिड ऑफ इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज। अच्छा, ऑथर जो है इकोनॉमिस्ट है, तो ये समझ में आ गया कि भैया ये जो एडिटोरियल है ना, ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की गई, किस बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसको इकोनॉमिक बिल्कुल पसंद नहीं है तो इग्नोर कर दे, नहीं। बड़ा ही रिसेंट इशू है और बहुत लाइमलाइट में रहा ये इशू। इट्स अबाउट द पैंडोरा पेपर्स। पैंडोरा पेपर्स के बारे में बताया गया। इसमें ये चीज बताई गई कि पैंडोरा पेपर्स में टैक्स 7 की बात की, टैक्स 7 होता क्यों है, लोगों के नाम जो लिए गए, वो लोगों के नाम जो आए, अच्छा हमने सचिन का भी नाम सुना, सचिन तेंदुलकर का भी नाम सुना, हमने बहुत अच्छे अच्छे लोगों के नाम सुने, तो जिनकी इमेज जो है हमने देखा है कि वो लोग टैक्स हमेशा हमेशा देते हैं, लेकिन तब भी हम लोग के दिमाग में रहता है कि टेक 7 में वो पैसा इन्वेस्ट करता है, या फिर वो लोग टैक्स को एग्जेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं जो लोग ब्लैक मनी कमाते हैं। तो वो यहां पर ऑथर ने समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑथर ने जो समझाया है वो पैंडोरा पेपर के बारे में समझाया कि देखो, पैंडोरा पेपर जो है ना, इट्स अ वर्ल्ड एवर जर्नलिस्टिक कोलैबोरेशन था। ये पैंडोरा पेपर में जो कोलैबोरेशन हुआ, इसमें अराउंड 600 जर्नलिस्ट बैठे हुए थे। कहां से? 150 मीडिया आउटलेट से, इन अराउंड 117 कंट्रीज। इतने लोगों का ये ग्रुप था, और इतने लोगों के ग्रुप ने इन्वेस्टिगेशन करी, तब जाके ये पैंडोरा पेपर जो है वो पब्लिश होके आए। ये चीज ऑथर ने बताई, ठीक है। तो अराउंड 1970 से लेकर 1970 से लेकर 2020 तक इतने डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा उन्होंने, इतने फाइल्स, इतने डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा। अराउंड 12 मिलियन डॉक्यूमेंट्स, 12 मिलियन मतलब 120, एक सॉरी 1.2 करोड़ डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा, एनालिसिस किया, तब जाके पता लगा कि बहुत सारे जो लोग हैं, मतलब जो रिच लोग हैं, उन लोगों ने अपने पैसों के ऊपर, अपनी इनकम के ऊपर क्या लगा के रखा होता? क्लॉक लगा के रखा होता। क्लॉक का मतलब छुपाने की कोशिश करके रखी हुई थी। ओके, देन इस चीज में उन्होंने समझाने की कोशिश करी है, ऑथर ने समझाने की कोशिश करी है कि भैया, कि ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ठीक है।
ये ऐसा नहीं है पहली बार हुआ पैंडोरा पेपर पहली बार कोई लीक हुआ है, नहीं। 2008 में भी हुआ था, ठीक है। 2008 में बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बेसिकली बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टोल किया और उसको पब्लिक कर दिया। 2017 में पैराडाइज पेपर लॉन्च हुए थे, है ना, ये नाम सुना होगा, पैराडाइज पेपर लीक हो गए थे, जिस एक लॉ फॉर्म ने लीक कर दिए थे। 2016 में पनामा पेपर्स लीक हुए थे, ठीक है। पनामा पेपर्स बहुत फेमस ये हुआ था, और वो भी एक फर्म ने बेसिकली लीक कर दिए थे। फिर आगे आगे उन्होंने यही बताया कि लग्जमबर्ग पेपर लीक हुआ 2014 में, और ये सारी चीजें लीक हुई। लेकिन द मेन कॉन्सेप्ट इज यहां पर जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द मोडस ऑपरेंडी। अब ये चीज बताइए, ये लीड पेपर जो लीक हुए हैं, जो लीक पेपर जो लीक हो गए, अब ये पब्लिक में आ गए, ये बेसिकली बताता है कि कैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स आर्किटेक्ट में कितना बड़ा लूप होल है ना। कैसे फाइनेंशियल इलिसिट गलत तरीके से फाइनेंस जो है फ्लो होता रहता है, कैश फ्लो होता रहता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर नेशन। और वही चीज अब क्वेश्चन उठता है कि टैक्स हेवन नेशन, टैक्स हेवन होते क्या है। देखो, टैक्स हेवन का मतलब होता है कि जहां पर टैक्सेशन पॉलिसी जो है वो ज्यादा रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है एज कंपैरिजन टू दी अदर कंट्रीज। जैसे कि बड़ी बड़ी कंट्रीज हो गई, मोरक्को, तो मोरक्को बड़ी मतलब जैसे कि जहां पर बेसिकली ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, जैसे मोरक्को, तो मोरक्को में टैक्सेशन पॉलिसी इतनी ज्यादा रिजिड नहीं है, क्यों? क्योंकि वो इतनी अमीर है, उसको फर्क नहीं पड़ता पैसों से। लग्जमबर्ग, तो लग्जमबर्ग बेसिकली देखा जाए तो इतनी ज्यादा रिच कंट्री है वो, कि वहां पर टैक्सेशन पॉलिसी बहुत ज्यादा बेसिकली इतनी ज्यादा रिजिड नहीं है, बिल्कुल रिजिड नहीं है जैसे इंडिया में रिजिड है टैक्सेशन पॉलिसी, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो जब टैक्सेशन पॉलिसी कम, वहां टैक्सेशन पॉलिसी जो है वो बेसिकली कमजोर होती है, फ्लेक्सिबल होती है, कमजोर नहीं बोलेंगे, फ्लेक्सिबल होती है, उन कंट्रीज को हम टैक्स हेवन नेशंस बोलते हैं। जिससे होता क्या है, जैसे कि मान के चलो इंडिया, इंडिया में एक टाटा टीसीएस है, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब टीसीएस ने बिजनेस किया इस साल 15,000 करोड़ का, ठीक है, 15,000 करोड़ का उसने बिजनेस किया, 15,000 करोड़ का। तो ये 15,000 करोड़ प्रॉफिट है, और यहां पर इंडिया में गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं भाई, प्रॉफिट कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 25% लगेगा, है ना, 20% लगेगा। तो अराउंड 4,000 करोड़ टैक्स देना पड़ेगा टीसीएस को, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन और वहीं अगर हम देखें स्वीडन कंट्री या फिनलैंड कंट्री में, वहीं कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 5% है, 10% है। तो फिर अब कंट्री करती क्या है, कंट्री क्या करती है, कंट्री अपना एक सेटअप बना देती है उस नेशन में। जैसे कि स्वीडन की बात करें, स्वीडन में उसने अपना बेस खोल दिया और गवर्नमेंट को शो कर दिया कि भैया हमारा जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो स्वीडन से हुआ है, ना कि इंडिया से। तो स्वीडन में टैक्स लगेगा 10%। तो अब इन टाटा ने 15% बचा लिए, 15% बचा लिए टैक्स से, ठीक है। तो ऐसे टैक्स हेवन का यूज किया जाता है। तो भाई पैंडोरा पेपर्स में बताया गया कि कैसे लोग टैक्स हेवन का यूज करते थे, क्या था करने का तरीका। तो होती क्या थी, अब टाटा का तो हमने बहुत बड़ा एग्जांपल लिया, बट नाउ विल टॉक अबाउट सम अदर पर्सन या सम अदर एंटिटी जो कि ब्लैक मनी है इसके पास। जैसे कि एक पॉलिटिशियन, तो एक पॉलिटिशियन अपना ब्लैक मनी कैसे छुपाता था टैक्स हेवेनेशंस में। वो क्या करता था, मान के चलो, वो अपना कोई रिलेटिव बाहर भेज दिया उसने, ठीक है, एनआरआई बना दिया उसने अपने रिलेटिव को, अपने भाई को या अपने सिस्टर को या किसी भी, उसको अपना एनआरआई बना दिया, और एनआरआई बनाने के बाद उसको किसी और देश में भेज दिया। अब वहां पर दिखा दिया उस आदमी का कि ये आदमी बिजनेस करता है, और उस आदमी को पैसा सेंड करते गए, तो वो ब्लैक मनी से कन्वर्ट होता गया किसमें, व्हाइट मनी में, वो अपने बिजनेस में जनरेट करता गया। नाउ अब क्वेश्चन उठता है कि इसमें क्या लूप होल्स हैं, टैक्स हेवन में क्या क्या लूप होल्स हैं। ये तो गलत काम है, क्योंकि ब्लैक मनी गलत काम है, ब्लैक मनी जनरेट करना ही गलत काम है ना। तो ये तो हवाला हो गया, तो क्राइम है। लेकिन जैसे कि अब बहुत सारे लोगों के नाम दे रखे, जिनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ये लोग कभी गलत काम कर सकते हैं, ये लोग गवर्नमेंट को कभी धोखा दे सकते हैं। तो वो लोग कैसे, कभी वो लोग, उन लोगों को पता भी नहीं होता था कि ये गलत काम है, बट चीजें सुधरती गई। अब बड़ी बड़ी कंपनीज है, अब बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि मान के चलो कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, उसके पास 100 करोड़ रुपए आ गए कहीं से, तो वो करेगा कैसे। तो वो पना पेपर में समझाया गया कि शेल कंपनीज खुली जाती थी। अब शेल कंपनीज का मतलब देखो, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं टैक्स हेवन नेशंस की, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं लग्जमबर्ग, स्वीडन, फिनलैंड। अब ये सारे नेशन जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री स्पेशली टैक्स हेवन नेशंस हैं। तो क्या करेगा, अब क्या करता है, ये क्या होता है बेसिकली इन 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 नेशंस में, जिसके चलते
टैक्सेशन पॉलिसी और जो लोग हैं वो अपनी इनकम को छुपा सकते थे। कैसे? अब उस कंट्री में वो शेल कंपनी खोलेंगे। शेल कंपनी मतलब डमी कंपनी, ठीक है, जिस कोई बिजनेस करती नहीं, बस डमी कंपनी। अब उस डमी कंपनी कहां खोली गई? ए कंपनी का नाम है, शेल कंपनी है। कहां खोली? स्वीडन में। तो भाई इंडिया से पैसा आया कहां पर? स्वीडन में, उस कंपनी में इन्वेस्ट हुआ। अब उस कंपनी ने बी कंपनी को दिया, जो कि बी कंपनी सेटअप हुई है कहां पर? नॉर्वे में। वो भी शेल कंपनी है। अब स्वीडन में जो शेल कंपनी थी वो खत्म हो गई। अब क्या बचा? कौन सी कंपनी बची? बी कंपनी। बी कंपनी के पास 100 करोड़ है। अब बी कंपनी ने सी कंपनी को दे दिया, जो कि लग्जमबर्ग में है, जिसे बी कंपनी भी अब खत्म कर दी। अब सी कंपनी बची। देखा जाए तो अब ए कंपनी खत्म किया, बी कंपनी खत्म किया। तो अब जिससे अथॉरिटीज जो होती हैं, टैक्स अथॉरिटीज जो होती हैं, जो उस नेशन की, जैसे इंडिया की टैक्स अथॉरिटीज जो है, वो पता नहीं कर पाएंगी कि सोर्स ऑफ इनकम कहां से आया। कैसे पता? क्योंकि तुमने जो लिंक बैठ रही थी कि इंडिया से ए कंपनी को गया, ए से बी को गया, फिर बी से सी को गया, तुमने ए और बी को तो डिलीट ही कर दिया। जब तुमने ए और बी को डिलीट कर दिया, तुम कैसे कनेक्टिविटी बिठाओगे कि इंडिया का एक पॉलिटिशियन, उसने सी कंपनी है जो कि फिनलैंड या लग्जमबर्ग में शेल कंपनी है, वहां पर उसने 100 करोड़ रुपए लगा के रखे हैं, जो कि ब्लैक मनी है। तो ये चीज बेसिकली पूरे एडिटोरियल में समझाएगी। फिर ऑथर ने लास्ट में यही बोला कि हाँ, अभी बहुत सारे नेशंस एग्री कर गए थे, बहुत सारे नेशन एग्री कर गए थे कि हम लोग एक यूनिवर्सल कॉर्पोरेट टैक्स लेके आते हैं 15% का, कि सारे नेशन में 15% का टैक्स लगेगा। लेकिन ऑथर इसके अगेंस्ट है। ऑथर बोल रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन नेशंस को बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ेगा, जिन नेशंस में, जो कि जहां पर टैक्सेशन पॉलिसी थोड़ी फ्लेक्सिबल है, ठीक है, रिजिड नहीं है। क्योंकि अब वो नेशन की गलती नहीं है, वो नेशन रिच है तो वो खुद रिच बने हैं, वहां के लोग इतने ज्यादा ईमानदार हैं। तो अब आप उनको ये नहीं बोल सकते कि हमारे ही देश के लोग खराब हैं, तो भैया हमारे देश के लोग, हम लोग खराब हैं, करप्ट हैं, तो आप भी अपनी पॉलिसी चेंज करो। तो ये गलत है, ये वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा। हाँ, कुछ और स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कुछ और रोड मैप्स और कुछ और रोड्स बनानी पड़ेंगी, जिसके थ्रू जो फाइनेंशियल फ्लो है, इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज है, इन सबको रोका जाए। Moving further towards the next editorial, that is, do not breathe easy on the silicosis prevention policy. देखो, ऑथर ने जो स्टार्ट किया, ऑथर बेसिकली राजस्थान को लेके चल रहा है। तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा अपन वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अपन ज्यादा इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ राजस्थान की बता रहे हैं। अब राजस्थान से बताने का इसका मेन रीजन ये भी है। तो पहले समझ लो कि व्हाट इज सिलोइसिस, कि सिलोइसिस होता क्या है। देखो, सिलोइसिस की हम बात करें, सिलोइसिस जो है ना, जो बेसिकली इट्स अ डिसीज, ठीक है, इट्स अ डिसीज, निमोनिकल डिसीज होती है, जो कि डस्ट से होती है, ठीक है, डस्ट के एक्सपोजर से होती है। और देखा जाए क्यूरेबल नहीं है, ये परमानेंट डिसेबिलिटी ला सकती है, और ये क्यूरेबल नहीं है। इसको हाँ प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हो गई तो ये क्यूरेबल नहीं है, इनक्यूरेबल है ये। और अब राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में, इंडिया में अगर देखा जाए मिनरल्स, तो अराउंड 17% ऑफ द मिनरल्स, नॉट 17% ऑफ द मिनरल्स राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। और राजस्थान में खुदाई भी होती है, माइनिंग होती है, बहुत ज्यादा माइनिंग होती है। तो जब माइनिंग होती है, तो माइनिंग में डस्ट निकलेगी, और डस्ट निकलेगी तो स्लोइसिस निकलेगा। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा केसेस होते हैं किसके? स्लोइसिस के। सबसे ज्यादा किसके होते हैं? स्लोइसिस के होते हैं। तो वही चीज बताई गई कि देखो, राजस्थान इज द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट, जहां पर वर्कर्स को स्लोइसिस डिसीज हो जाती है। और इसी चीज को रखते हुए राजस्थान ने 2015 में अंडर द एक्ट, राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 में स्लोइसिस को एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया था। 1957 के एक्ट में 2015 में स्लोइसिस को एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद फिर हरियाणा ने भी किया, है ना, हरियाणा ने भी किया। और यहां पर अब स्लोइसिस को समझा दिया गया कि स्लोइसिस होता क्या है। अब देखा जाए तो इस स्लोइसिस को हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, या वर्कर्स जो अफेक्ट हो जाए उनको उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत सारी चीजें बनाई गई। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर न्यूमोनिक बोर्ड्स बनाए गए। कंपनसेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट से दिया जाता है ना, ये सारी चीजें। लेकिन ऑथर ने बताया कि देखो, अभी तक हम बात करें तो अराउंड 25,000 पेशेंट जो है वो स्लोइसिस से अफेक्टेड है।
और उनको कंपनसेशन दिया गया, जिसमें से 5,500 लोगों को ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। 25,000 लोगों को कंपनसेशन मिला है रिपोर्टेडली। और ऐसा है नहीं, रियलिटी में देखा जाए तो करीब 2 साल में 2-2.5 लाख वर्कर्स निकलते हैं जिनको सोलाइसिस हो जाए, लेकिन ऑन पेपर सिर्फ 25,000 ही है, और जिसमें से 5,500 लोगों को 5,500 लोगों की डेथ हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो बताया गैप्स इन द सिस्टम, उसमें उन्होंने बेसिकली ऑथर ने समझाया कि कैसे जो है सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा एडमिनिस्ट्रेशन। ऑथर का कहना है कि देखो, हम बात करें तो ये सारे प्रोविजन जैसे कि माइंस एक्ट भी है, राजस्थान माइंस एक्ट भी है, ओके। राजस्थान माइंस एक्ट और बहुत सारे एक्ट हैं जो कि वर्कर्स वर्कर्स को डिफेंड करते हैं, वर्कर्स के राइट्स को सेफगार्ड करते हैं। वो बोलते हैं कि जब किसी को सोलाइसिस हो जाए तो ये माइन ओनर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेली हेल्थ चेकअप या रेगुलरली हेल्थ चेकअप कराता रहे अपने वर्कर्स का। और माइंस ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर किसी वर्कर्स को सोलाइसिस हो जाए तो वो डिस्ट्रिक्ट न्यूमेरिक बोर्ड के पास जाए और उसको कंपनसेशन दिल पाए। लेकिन माइंस ओनर्स ऐसा करते नहीं है, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो ऐसा करते नहीं है, क्योंकि वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। क्योंकि सबसे पहली बात, अगर आप रेगुलरली हेल्थ चेकअप करवाओगे तो बर्डन किस पे आया, फाइनेंशियल बर्डन किस पे आया, एम्प्लॉयर के ऊपर। इसी के चक्कर में एम्प्लॉयर जो है वो कभी इंफॉर्म करते ही नहीं अथॉरिटीज को कि किस वर्कर को सोलाइसिस हुआ या किस वर्कर्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और बताना किसको होता है, डीजीएमएस को। डीजीएमएस मतलब डिजास्टर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी जो है उसको बताना पड़ता है। ये चीज ऑथर ने बताई, ठीक है। देन आगे बताया लेबर कोड डिल्यूजन। देन लेबर कोड डिल्यूजन में उन्होंने ये चीज एक्सप्लेन करी कि देखो, सॉरी उससे, हाँ, लेबर कोड डिवीजन में उन्होंने यही बताया कि देखो, लेबर कोड में तो यही बताया गया कि एम्प्लॉयर वर्कर का रिलेशनशिप जो है वो अच्छा एस्टैब्लिश होना चाहिए। उसमें के सोलाइसिस की कोई स्पेसिफिकली बात नहीं की गई, लेकिन हाँ, और बहुत सारे एक्ट्स हैं, उन एक्ट्स का वो एक कोड है, OSHWC। अब OSHWC जो है इट्स बेसिकली ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। अब वो कोड क्या बोलता है, उस कोड के 2 सेक्शन है, सेक्शन 6 एंड सेक्शन 20। सेक्शन 6 बोलता है कि सारे एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एनुअल हेल्थ चेकअप फ्री में होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, और उसका बर्डन किसके ऊपर आएगा, एम्प्लॉयर के ऊपर आएगा। सेक्शन 20 बोलता है कि सेक्शन 20 बेसिकली डीजीएमएस को, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस माइन सेफ्टी को एम्पावर करता है, को पावर देता है कि भैया हेल्थ और ऑक्यूपेशनल सर्वे कराता रहे माइंस में ओकेजनली जब उसका मन करे, उसको पावर देता है। लेकिन ये सेक्शन सही तरीके से एप्लीकेबल नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि लिखा गया है सेक्शन 6 में जो बात की गई, सेक्शन 6 में जो बात की गई ना कि हेल्थ चेकअप होना चाहिए, हर एम्प्लॉयर कराएगा, लेकिन वही जो माइंस कोड है, माइंस कोड बोलता है कि हेल्थ चेकअप किसका होगा, दोज हू अबव द एज ऑफ 45। लेकिन बिलो द एज ऑफ 45 उनका उनका कौन कराएगा? तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है, सबसे पहली प्रॉब्लम ये बताई। दूसरी प्रॉब्लम ये बताई कि माइंस ओनर किसी भी तरीके का ऑब्लिगेशन नहीं लेना चाहते, है ना। और जिसके चलते वो क्या करते हैं, जिनको बीमारी होती है उनको वहां से हटा देते हैं, अनफिट है तो हटा देते हैं, उनको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देते। और वर्कर्स की कमी तो है नहीं, क्योंकि इंडिया में पॉवर्टी ज्यादा है, तो उसकी जगह कोई ना कोई आ ही जाता है, क्योंकि अनस्किल्ड वर्क है खुदाई करना, तो कोई ना कोई वर्कर आ ही जाता है खुदाई करने के लिए। ये चीज ऑथर ने बताया कि 2-3 लूप होल्स है। फिर बताया गया कि स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब स्टेप्स लेना क्या है, सबसे पहले स्टेट डिपार्टमेंट को डीजीएमएस के साथ क्लोजली काम करना पड़ेगा। क्लोजली काम करेगी तब जाके स्टेट डिपार्टमेंट के पास हेल्थ सर्वे आ पाएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। ये पहली चीज बताई गई, ठीक है। क्या स्टेट डिपार्टमेंट को काम करना पड़ेगा, किसके साथ, डीजीएमएस के साथ क्लोजली काम करना पड़ेगा, जिसके चलते डिटेल गाइडलाइंस बनेगी और डिस्ट्रिक्ट वाइज हेल्थ सर्विस मिल पाएगा। ये चीज, दूसरी चीज उन्होंने बताई दूसरी चीज उन्होंने बताई सेकंड है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बोलो कि आपको ऐसी चीज इन्वेंट करो, वो भी कैसे इन्वेंट करो, लो कॉस्ट डस्ट रिपेलेंट मैकेनिज्म लेके आई है, मतलब मास्क लेके आई है जिससे डस्ट मुंह में ना जाए, ठीक है, और वो भी लो कॉस्ट होनी चाहिए। तो आप ऐसा कुछ इनोवेशन करिए, तो ये इससे बेसिकली जो सिलियोसिस है ये बीमारी कम होगी। थर्ड जो है
डीएमएफटी फंड अंडर यूटिलाइज्ड है, उनको अंडर यूटिलाइज बना के नहीं रखना है, ये चीज बताने की बात की गई है। डीएमएफटी में फंड ज्यादा, फंड की कमी नहीं है, फंड तो है। देखो अगर सबसे अगर देखा जाए तो कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए ना कि स्टेप्स क्या लेनी चाहिए, तो सबसे पहली बात होती है फंड, फाइनेंशियल एड, लाइक फाइनेंशियल फंड लेके आने पड़ेंगे। लेकिन ये शायद ऐसी प्रॉब्लम है, तो फंड की कमी नहीं है, बट फंड कैसा अंडर यूटिलाइज है, तो फंड को सही तरीके से यूज करना है, ये चीज बताएगी। नेक्स्ट ट्यूटोरियल बहुत सिंपल है, सो आई रिकमेंड कि आप ये खुद पढ़ें, खुद से पढ़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। द सैंक्शन कुड क्लाउड ओवर इंडिया एंड यूएस टाइज, तो काटसा के बारे में है। तो काटसा बेसिकली 2017 में आया था, और काटसा का जो मतलब है, ये बेसिकली काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। मतलब अगर आप रशिया के साथ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या डिफेंस सिस्टम खरीदते हो और उसको अमेरिका ने मना कर रखा है कि ये मत खरीदिए, तो आपके ऊपर सैंक्शन लग जाते हैं। और काटसा में सैंक्शन लगे हुए हैं। कौन से? काटसा में सैंक्शन लगे हुए हैं। इंडिया के ऊपर नहीं लगा। सबसे पहला नेशन था इसके ऊपर लगे हुए थे, वो था टर्की। टर्की के बाद फिर चाइना। ठीक है, क्योंकि चाइना ने भी S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा हुआ था, और जो अभी इंडिया खरीदने वाला है रशिया से। और उसी चीज को लेकर इंडिया के ऊपर स्पेकुलेशन है कि शायद इंडिया के ऊपर काटसा के सैंक्शंस लग सकते हैं। अब क्या क्या सैंक्शंस हैं वो समझाएगा यहाँ पर। अब जैसे कि देखा जाए तो टोटल 12 सैंक्शंस होते हैं, तो काटसा में 5 सैंक्शन जो है प्रेसिडेंट के पास ही है, बाकी सेक्शन फिर कांग्रेस करती है, लेती है। अब सैंक्शन कौन कौन से है कि भैया एक्सपोर्ट लाइसेंस जो है ना वो आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा। दूसरा, बैनिंग अमेरिकन इक्विटी डेट इन्वेस्टमेंट इन एंटिटीज। ठीक है, बैन कर दिया जाएगा अमेरिकन इक्विटी डेट इन्वेस्टमेंट आपके एंटिटीज में। फिर यूएस के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन नहीं ले सकते। ठीक है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, इनसे लोन लेने के लिए, इनसे लोन आप मांगोगे तो आपको यूएस जो है अपोज करेगा। ये चीज बताई गई। तो ये सारे जो बेसिकली बताए गए, ये सारे बेसिकली जो बताए गए, ये सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं अगर आपके ऊपर काटसा लग गया। ये 5 सैंक्शंस हैं जो कि प्रेसिडेंट डायरेक्टली लगा सकता है। ओके, सो पढ़ो, खुद पढ़ो, समझ में आएगा। तो यही समझ में आएगा कि भाई इंडिया जो पहले पूरा का पूरा डिपेंडेंट था, डिफेंस जो लेता था वो पूरा इंपोर्ट रशिया से करता था, फिर लेकिन हम लोग शिफ्ट हो गए यूएस की तरफ। तो वही चीज बताएगी कि अराउंड 33% डिक्रीमेंट आया है 2011-15 से 2016-2020 में, है ना, इतना डिफरेंस आ गया। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज, सो नेशनल न्यूज में पहली जो न्यूज है इट्स अबाउट दी कि जजेस अपॉइंट हुए हैं मद्रास, इलाहाबाद एंड गुवाहाटी हाई कोर्ट में। ठीक है, ये 3 हाई कोर्ट्स में जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ। हाँ, एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि जुडिशियल ऑफिसर है एक मरली वनकुम। ठीक है, तो मरली वनकुम नाम याद रखना, मरली वनकुंग। तो मरली वनकुंग जो है, मरली वनकुंग कहां से बिलोंग करती हैं? ये बेसिकली जज बन चुकी हैं। पहली बात तो जज बन चुकी हैं कहां की? गुवाहाटी हाई कोर्ट की। और ये कहां से आती हैं? मिजोरम से आती हैं। सो पहली बात तो शी इज द फर्स्ट विमेन जज फ्रॉम मिजोरम। उसके साथ साथ शी इज द फर्स्ट हाई कोर्ट जज फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, तो पहली बात मिजोरम की ये पहली जज है। ठीक है, फर्स्ट वुमेन जज है मिजोरम की। और दूसरी बात, ये पहली हाई कोर्ट जज है। इट्स नॉट अबाउट मेल और फीमेल, फर्स्ट हाई कोर्ट जज फ्रॉम दैट स्टेट मिजोरम, क्योंकि मिजोरम का जुडिक्शन जो है वो जो गुवाहाटी हाई कोर्ट में ही आता है। मूविंग फर्दर, तो हमने एक न्यूज पढ़ी थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है वो अब डिसॉल्व हो चुका है ना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स की जगह अब 7 बेसिकली PSUs आ चुके हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आ चुके हैं, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आ चुके हैं। तो OFB के पास, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स के पास अराउंड प्रोजेक्ट से 65,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से, कितने के प्रोजेक्ट से? 65,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से। और अब तो ये तो बेसिकली खत्म हो गया, उसकी जगह 7 DPSUs आ गए, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये जो वर्क है, ये वर्क इन 7 DPSU को सीधी ट्रांसफर कर दिया। मूविंग फर्दर, सो मालाबार एक्सरसाइज। तो मालाबार एक्सरसाइज तो वैसे ही हमने सुना था। मालाबार एक्सरसाइज कौन 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 होता है इसमें? मालाबार एक्सरसाइज में यूएस भी है, आपका इंडिया है, क्वाड नेशन जो है ऑस्ट्रेलिया, और एक और नेशन जुड़ गया जापान मालाबार एक्सरसाइज में। तो वही बात, तो कल यूएस के एडमिरल 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 माइकल गिल्डे एंड हमारे जो इंडिया के भी जो नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह मुलाकात हुई। और वही चीज यूएस के एडमिरल ने बोला कि हम मालाबार एक्सरसाइज को और ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब और नेशंस को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये चीज उन्होंने बोली है। मूविंग फर्दर,
सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल बेसिकली मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लॉन्च किया, जिसका नाम है पीएम गति आई शक्ति। पीएम गति शक्ति, सॉरी, गति शक्ति, पीएम गति शक्ति। अब ये पीएम गति शक्ति है क्या? तो पीएम गति शक्ति बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको रिजॉल्व करेगा। जैसे कि मान के चलो, अब क्या प्रॉब्लम्स होती थी कि जैसे कि रोड्स को डिगअप करना, पाइपलाइंस, केबल, ये सारी चीजें, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट के पास था। अब क्या है, अब एक नोडल एजेंसी बना दी। अब नोडल एजेंसी सबको कनेक्ट करेगी, है ना। इसके पास रोड्स है, इसके पास पाइपलाइंस है, इसके पास बेसिकली नालियां हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट, रोड्स है, बेसिकली आपका रेलवे ट्रैक्स है। तो पहले क्या था, पहले कोई नोडल एजेंसी थी नहीं। जैसे रेलवे ट्रैक खराब है तो रेलवे ट्रैक डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता था, रेलवे डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता था। रोड्स खराब है तो रोड डिपार्टमेंट के पास जाओ, पाइपलाइन खराब है तो पाइपलाइन डिपार्टमेंट के पास जाओ। अब क्या है, एक नोडल एजेंसी है, यही प्लेटफॉर्म बन गया पीएम गति शक्ति। अब इसमें क्या है, इसी के सारे अंडर सब काम करेंगे। तो भैया इसको बताइए, ये डायरेक्शन देगा किसी को, ठीक है। चलो, मूविंग फर्दर। सो गवर्नमेंट जो है अनाउंस कर देगा, गवर्नमेंट अनाउंस कर दिया है बेसिकली प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग टारगेट्स, ठीक है। तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री रूल्स उसने पब्लिश कर दी है, और उसने बोल दिया है। अब रूल्स बोलते क्या, उसने रूल्स ने बोला है कि बाय द ईयर ऑफ 2024 जितने भी प्लास्टिक के प्रोड्यूसर्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो लोग बाय द ईयर ऑफ 2024 100% प्लास्टिक अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वही प्लास्टिक को वो क्या करेंगे, रिसाइकिल भी करेंगे। ये चीज बोल दी गई है। मतलब जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे कोई मान के चले कोई प्रोड्यूसर है, तो प्लास्टिक की कंपनी है उसकी, तो वो अराउंड 100 टन ऑफ प्लास्टिक्स जो है प्रोड्यूस करता है एक साल में, ईयर। तो वही इस पर्सन को अब रिसाइकिल भी करना पड़ेगा, कितना, 10 टन। कब तक, 2024 तक, ये बोल दिया, ये रूल आ चुका है। मूविंग फर्दर, तो सुप्रीम कोर्ट सेड कि अगर लोअर कोर्ट ने, अब लोअर कोर्ट मतलब सुप्रीम सेशन कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट के लोअर कोर्ट तो सारे कोर्ट्स हैं। तो लोअर कोर्ट जो है अगर एंटिसिपेटरी बेल देता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट उसको सेट असाइड कर सकता है। मतलब उस चीज को, अगर एंटिसिपेटरी बेल मिल गई तो उस बेल को रिजेक्ट भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट। क्यों, किस बेसिस पर, वो देखना पड़ेगा कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, ठीक है। अगर लोअर कोर्ट ने सही बेसिस पर एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी, तो सुप्रीम कोर्ट उस एंटिसिपेटरी बेल को रिजेक्ट भी कर सकता है। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज में हम बात करें, सो तालिबान की कल मुलाकात हुई यूरोपियन यूनियन और यूएस की टीम से, कहां पर, कतर में। और बात क्या हुई, तो वही बात हुई है कि भैया कि इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। और बहुत सारे नेशन ने सपोर्ट करने की बात भी करी है। और ब्रुसेल्स जो है, बेल्जियम ने बोला है कि हम अराउंड 1 बिलियन यूरोस असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे अफगानिस्तान को। मूविंग फर्दर, सो चाइना ने एक फंड लॉन्च किया है, बायोडाइवर्सिटी फंड, जिसमें अराउंड $233 बिलियन बोला है कि चाइना इतना कंट्रीब्यूट करेगा। और चाइना के प्रेसिडेंट जो है जी जिनपिंग, उन्होंने और कंट्रीज को भी अर्ज किया है कि भैया आप कंट्रीब्यूट करिए, ठीक है। बल्कि देखा जाए चाइना के फंड को बहुत सारे लोगों ने अपोज किया था कि नहीं, हम इस चीज में नहीं करेंगे, फंड अकोमोलेट नहीं करेंगे इसमें, ये फंड अच्छा नहीं है। मूविंग फर्दर, तो फ्रांस जो है, फ्रांस ने $35 बिलियन का रिवाइवल प्लान बना लिया है। उसने उसने डिस्क्लोज कर दिया है। अब है क्या, तो अब इस $35 बिलियन का जो प्लान है फ्रांस का, वो ये है कि बाय द ईयर ऑफ 2030 फ्रांस जो है, फ्रांस की इकोनॉमिक ग्रोथ टक्कर दे चाइना और यूएस को। ये चीज फ्रांस का कहना है, इतना ज्यादा वो इवॉल्व हो जाए टेक्नोलॉजी, साइंस में, हर चीज में। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, तो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला है कि इंडिया इस साल कितनी ग्रोथ करेगा, 9.5%। और नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 से 2023 कितना ग्रोथ करने वाला है, अराउंड आपका 8.5%। मूविंग फर्दर, सो बेसिकली दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। ये हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस था, उसके पास कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी।